स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। तो आज के सेशन में जो कॉन्सेप्ट और जो टॉपिक हम उठाने वाले हैं वो है वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता है आफ्टर वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कितने टाइप के अलग अलग वेस्ट होते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि हम इनको कैसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं सेफली एंड मैनेज कर सकते हैं एफिशिएंटली, ताकि जो भी वेस्ट है वो या तो नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जा सके या फिर अगर वो हजार्डस है और टॉक्सिक है तो उसके लिए सही तरीका क्या है डिस्पोज ऑफ करने का, राइट। सो लेट्स बिगिन विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि वेस्ट होता क्या है। किसी भी चीज को अगर हम वेस्ट बोलते हैं इसका मतलब हम उसका अब यूज नहीं करने वाले हैं, वो डिस्कार्ड कर दिया गया है एंड नाउ इट इज नॉन यूजेबल फॉर अस, राइट। तो वेस्ट इज एनी सब्सटेंस विच इज डिस्कार्डेड आफ्टर प्राइमरी यूज और इज वर्थलेस, डिफेक्टिव एंड इज ऑफ नो यूज। तो बेसिकली ये एनवायरमेंट को अनक्लीन करेगा अगर हम इसको अक्यूमुलेट होने देंगे, क्योंकि अब ये किसी के यूज का नहीं है। तो जाहिर सी बात है इस वेस्ट को जो जनरेट हुआ है हमें किसी ना किसी तरीके से या तो रिड्यूस करना पड़ेगा या फिर कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा कि हम इसका सेफ डिस्पोजल कर सके। रिमेंबर, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है वेस्ट भी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हर एक इंसान को जरूरत होती है चीजों की एंड वंस दोस थिंग्स आर यूज्ड अप तो वो वेस्ट में इंक्लूड हो जाते हैं या वेस्ट में अक्यूमुलेट हो जाते हैं। सो ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज लीडिंग टू एन इंक्रीज इन वेस्ट जनरेशन। ये आप बहुत सारी सिटीज में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देख भी सकते हो, जहां पर पूरे पूरे लैंडफिल्स जो होते हैं वो फिल हो जाते हैं विद इन डेज ऑफ क्लीनिंग, क्योंकि वेस्ट इतना ज्यादा जनरेट हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के वेस्ट होते हैं। स्पेशली यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट सॉलिड वेस्ट। हाउएवर लिक्विड और गैसियस वेस्ट क्या क्या होते हैं और उसको हम कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं उसकी भी जानकारी मिलने वाली है। तो कैटेगरीज ऑफ वेस्ट क्या क्या है। सबसे पहले आता है डोमेस्टिक वेस्ट, एज द नेम ऑल्सो सजेस्ट, डोमेस्टिक मतलब हाउस होल्ड वाला, राइट। तो हम अपने हाउस में कौन कौन सा वेस्ट जनरेट करते हैं उसकी क्या कैटेगरी होती है वो सब इंक्लूड होता है हमारे डोमेस्टिक वेस्ट में। देन इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट रेफर्स टू वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज। अब ये अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज हो सकते हैं, माइनिंग इंडस्ट्रीज हो सकते हैं, लार्ज प्लांट्स हो सकते हैं, थर्मल प्लांट्स हो सकते हैं, ऑयल रिफाइनरीज हो सकती हैं। तो बेसिकली हमें इन सारी इंडस्ट्रीज से कुछ ना कुछ रिसोर्स मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे हार्मफुल और हजार्डस वेस्ट भी जनरेट हो रहे हैं, राइट। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। देन एग्रीकल्चरल वेस्ट, जो कि फील्ड्स और क्रॉप्स के उगाने से हमें मिलते हैं या अक्यूमुलेट होते हैं। देखो, अब क्रॉप जब उगाएंगे या फील्ड्स में जब एग्रीकल्चर किया जाता है तो एक तो होता है हमारा प्रोडक्ट, हमारा प्रोड्यूस जो हम कमर्शियली यूज करते हैं, जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स देता है या फार्मर्स को इकोनॉमिक बेनिफिट्स देता है। लेकिन उसके अलावा भी उसके हार्वेस्टिंग के बाद भी बहुत सारा ऐसा वेस्ट होता है जो रह जाता है, उनको भी कैसे यूज किया जा सकता है या फिर कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, ये सब हम बात करेंगे विद इन एग्रीकल्चरल वेस्ट। देन म्यूनिसिपल वेस्ट। म्यूनिसिपल वेस्ट ओवरऑल वेस्टेज होता है जो कि अलग अलग ऑफिसेस से या अलग अलग होम्स से निकलता है। सो बेसिकली दिस इज वेस्ट फ्रॉम टाउनशिप। जो सिटीज के अंदर टाउन्स बनाए जाते हैं ओवरऑल उसमें कौन कौन सा वेस्ट निकल रहा है, इंक्लूसिव ऑफ लिक्विड वेस्ट, इंक्लूसिव ऑफ सॉलिड वेस्ट, वो सारा का सारा वेस्ट टुगेदर इज नोन एज म्यूनिसिपल वेस्ट। इसको तुम्हें पता भी होगा, यहाँ पर जैसे जहाँ पर भी टाउन्स बिल्ट होते हैं वहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं म्यूनिसिपल वेस्ट को कलेक्ट करने एंड देन इट इज़ प्रोसेस्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, राइट। तो वो सारा का सारा म्यूनिसिपल वेस्ट में इंक्लूड होता है। एंड देन वी हैव द ई वेस्ट। ई वेस्ट, ई का जो अब्रिविएशन है वो आता है फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जब खराब हो जाते हैं या फिर उनके कुछ पार्ट्स वगैरह टूट वगैरह जाते हैं तो वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर आता है। सो ई वेस्ट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। तो कैटेगरी ऑफ वेस्ट तो आई होप समझ में आ गई है। इनके बारे में थोड़ा और बात करते हैं कि इन कैटेगरीज में कौन कौन से टाइप के वेस्ट हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो पहली अगर बात करें डोमेस्टिक वेस्ट की, तो डोमेस्टिक वेस्ट में क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो किचन वेस्ट। हमारे किचन में बहुत सारा सामान वेस्ट के तौर पर हम डस्टबिन्स में ऐड करते हैं, राइट। चाहे वो फ्रूट के पील्स हों, वेजिटेबल पील्स हों, एग शेल्स हो गए,
है ना, ब्रेड वगैरह, रोटी वगैरह खराब हो जाती है, हम उसको ऐड करते हैं वेस्ट के अंदर। तो जो ये बिन्स होते हैं ना, जो किचन वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, उनको स्पेसिफिकली अलग रखना चाहिए, उनको सेग्रीगेट करना चाहिए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वेस्ट। इसलिए क्योंकि ये जितना भी किचन वेस्ट होगा ना, ये ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, डिग्रेडेबल वेस्ट होता है, इसको हम आराम से मन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो देयर इज किचन वेस्ट। देन पेपर वेस्ट, हमारे घर में अगर रोज़ न्यूज़पेपर्स आते हैं, मैगजीन्स आती हैं, किसी टाइप की बुक्स होती हैं जो हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, या हम क्लासेस में आगे बढ़ जाते हैं तो रद्दी जमा होती है, राइट, पिछले क्लास की बहुत सारी नोटबुक्स वगैरह जमा होती हैं, तो वो सारा का सारा वेस्ट पेपर वेस्ट बनाता है, विच इज़ अ कैटेगरी ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट। देन नेक्स्ट है प्लास्टिक्स। न्यूसेंस होता है प्लास्टिक को बेसिकली हैंडल करना। अलग अलग टाइप की प्लास्टिक, अलग अलग शेप की प्लास्टिक, अलग अलग तौर की प्लास्टिक हमारे घर में होती है, कितनी सारी चीज़ें प्लास्टिक से बनी हुई होती है, इजंट इट। तो उस वेस्ट को ऑब्वियसली हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि प्लास्टिक्स जो है डिग्रेडेबल भी नहीं होती हैं, रिसाइकिल भी बहुत मुश्किल से होती हैं, राइट। सो प्लास्टिक वेस्ट जो है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट, विच अगेन नीड्स सेफ प्रिकॉशनरी डिस्पोजल, जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट इज ग्लास। अच्छा, ग्लास वेस्ट भी जो होता है ना, ये भी काफ़ी हद तक अक्यूमुलेट कर सकता है एनवायरनमेंट में। इसमें हम लेते हैं टूटी हुई कांच की बॉटल्स, शेड्स ऑफ ग्लासेस, अगर कुछ ऐसा ग्लास का है वो टूट गया और उसको हमने वेस्ट में अक्यूमुलेट होने दिया, तो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द ग्लास वेस्ट विद इन डोमेस्टिक कैटेगरी। और फिर आते हैं रैग्स। अब हम तो बड़े होते जा रहे हैं, हमारे क्लोथ्स छोटे पड़ गए, या तो हम उनको ऑब्वियसली किसी को दे सकते हैं, दान कर सकते हैं, या फिर दे बिकम पार्ट ऑफ वेस्ट। सो रैग्स और ओल्ड क्लोथ्स, राइट, या फिर डैमेज्ड क्लोथ्स, ऑल दोज बिकम पार्ट ऑफ रैग्स इन द कैटेगरी ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट। ठीक है, तो ये बात हो गई डोमेस्टिक वेस्ट की कि इसमें क्या क्या आता है। नेक्स्ट हम चलते हैं टू इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो यहाँ पर हम 4 मेन इंडस्ट्रीज की बात करेंगे जहाँ से वेस्ट जनरेशन काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो पहला हो गया माइन टेलिंग। अब माइन टेलिंग का मतलब क्या है, तुम्हें पता होगा माइनिंग क्या होती है, जहां हम एक्सट्रैक्शन करते हैं गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का, आयरन का, राइट। तो इसके लिए अर्थ का एक्सकवेशन किया जाता है, अर्थ को खोदा जाता है, माइंस बनाए जाते हैं, एंड देन इन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन होता है। एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग के दौरान बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है, और वो लेफ्ट ओवर वेस्ट कहलाता है माइन टेलिंग। ठीक है, तो बेसिकली माइनिंग के बाद जो उसकी टेल बची हुई है, लेफ्ट ओवर बचा हुआ है, उसको हम बोलते हैं माइन टेलिंग। अब माइन टेलिंग में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनको हम रीयूज कर सकते हैं, किसी ना किसी चीज़ के साथ मिलाकर मे बी हम लोग उसको मेजनरी सीमेंट में यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसके टाइल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें फोकस करना है ऑन नॉट ओनली डिस्पोजल, बट कैसे हम उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं, फिर से कोई यूजफुल चीज़ बना सकते हैं, उस पर भी हम ध्यान देते हैं, राइट। नेक्स्ट इज सीमेंट इंडस्ट्री। अच्छा, सीमेंट इंडस्ट्री का क्या है कि यहाँ पे सॉलिड वेस्ट भी जनरेट होता है, गैशियस वेस्ट भी जनरेट होता है, और लिक्विड वेस्ट भी जनरेट होता है। तो इसके लिए हमको तीनों एस्पेक्ट्स देखने होते हैं मैनेजमेंट के। जैसे जो जनरली सॉलिड वेस्ट होता है ना, उसको हम अगेन रीयूज कर सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स, ब्रिक्स वगैरह बना सकते हैं। तो अगेन इट बिकम्स एब्सोल्युटली नेसेसरी कि जितना भी वेस्ट जनरेट हुआ है उसको सॉर्ट किया जाए और फिर उसकी प्रोसेसिंग की जाए, सो दैट जो भी पार्ट है जो रीयूज किया जा सकता है इन बिल्डिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा कैन बी यूज्ड अगेन। गैशियस वेस्ट जो होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसमें से जो टॉक्सिसिटी है वो या तो कम कर दी जाए या बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए। इसके लिए उसको स्क्रबर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स से पास किया जाता है, ताकि जो सॉलिड वेस्ट है उसमें जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे वो हटाए जा सकें, और जितने भी एशेज होते हैं, लाइक फ्लाई ऐश जो बनती है, उसको हटाया जा सके। देन लिक्विड वेस्ट होता है। लिक्विड वेस्ट जनरली रन ऑफ के तौर पर वाटर्स, रिवर बॉडीज में चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो रन ऑफ करके वाटर बॉडी में जुड़े, उसका प्रोसेसिंग ज़रूरी है, उसमें से टॉक्सिक वेस्ट निकालना ज़रूरी है, ताकि जिस भी रिवर बॉडी में वो जाए वहाँ पर पॉल्यूशन ना कॉज करे, राइट। सो सीमेंट इंडस्ट्री, रिमेंबर, ये तीनों ही टाइप के वेस्ट प्रोड्यूस करती है। देन ऑयल रिफाइनरीज। ऑयल रिफाइनरीज में बेसिकली क्या होता है कि अर्थ से क्रूड ऑयल निकाला जाता है। अगेन इन दिस प्रोसेस अ लॉट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड, जिसको हमें डंप करने या फिर डिस्पोज ऑफ करने में अगेन बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं,
क्योंकि ऑब्वियसली टॉक्सिक वेस्ट जनरेट हो रहा है। लास्ट इज कंस्ट्रक्शन यूनिट्स, जिसमें छोटे छोटे ब्रिक्स हैं। अब कोई ब्रिक है, उसका छोटा सा हिस्सा टूट गया, है ना, तो वो नहीं यूज किया जाएगा, वो इनफैक्ट वेस्ट में अक्यूमुलेट होगा। पेबल्स हो गए छोटे छोटे, राइट। सो ऑल दिस बिकम्स वेस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट्स। इवन कंस्ट्रक्शन साइट्स पे वुड वगैरह का काम अगर होता है तो उससे जनरेटेड जो भी वेस्ट होता है, जो भी नहीं यूज किया जाता है, या भी जो भी जनरेट होता है, वो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स का वेस्ट मटेरियल बन जाता है। ऑफन टाइम्स कंस्ट्रक्शन साइट पे जो वेस्ट मटेरियल बनता है, अगेन उसको भी अलग अलग तरीके से रीयूज किया जा सकता है। सो अगेन मैनेजमेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ वेस्ट ऑल्सो बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बात हो गई अबाउट इंडस्ट्रियल वेस्ट। नेक्स्ट वी हैव एग्रीकल्चरल वेस्ट। अब एग्रीकल्चरल वेस्ट में क्या क्या आता है? सबसे पहला वाला देखो, एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज। रेजिड्यू का मतलब ही होता है बचा हुआ सामान, है ना। तो द प्लांट पार्ट लेफ्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग यूजफुल पोर्शंस। तो मच ऑफ दिस इज यूज्ड एज एनिमल फीड। अब होता क्या है, जनरली क्रॉप्स को जब हार्वेस्ट किया जाता है, उनकी थ्रेशिंग करी जाती है, तो बहुत सारा स्ट्रॉ, बहुत सारा हस्क निकल के आता है। उसको हम एक्चुअली एनिमल की फीड में मिलाकर उनको दे सकते हैं, ठीक है। सो काफी हद तक ये जो एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज होते हैं, ये एनिमल्स को खिलाने के, एनिमल्स के फॉडर बनने के काम आ जाते हैं। देन देयर इज बगैस। ये तुमने देखा होगा, जब तुमने गन्ने का जूस पिया होगा तो मशीन में से एक साइड से बगैस निकलता जाता है। जब हम शुगर केन से उसकी शुगर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो दिस इज द पार्ट विच इज लेफ्ट बिहाइंड, ऑलराइट। तो इसको भी हम फायरवुड या फिर पेपर इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं टू मेक पेपर, या फिर हम इसको जलाने के भी काम में ला सकते हैं सर्दियों के मौसम में। नेक्स्ट, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको सॉइल में डाला जाता है। पेस्टिसाइड्स आर केमिकल्स अगेंस्ट पेस्ट। तो इंसेक्ट्स वगैरह अगर क्रॉप को डैमेज कर रहे होते हैं तो उनके ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाता है ताकि इंसेक्ट्स मर जाए, है ना। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जाहिर सी बात है, हमें अगर क्रॉप की यील्ड अच्छी चाहिए, हमें क्रॉप अच्छा चाहिए, तो हम फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। लेकिन जब एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं तो काफ़ी बार ये सॉइल में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, या फिर पानी के साथ रिवर्स और पॉन्ड्स और लेक्स के अंदर भी चले जाते हैं। इन दैट केस दे माइट कॉज पोल्यूशन। तो इससे पहले कि ये रन ऑफ हो और वाटर पोल्यूशन कॉज करें, जाहिर सी बात है हमें अगेन इनको प्रोसेस करना, इनको मैनेज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दे कलेक्ट इनटू द सॉइल एंड आर वॉश्ड ऑफ विद द इरिगेशन। जब हम पानी डालते हैं तो ये वॉश ऑफ हो जाते हैं। एंड रेन वाटर लीडिंग टू रिवर एंड पॉन्ड पोल्यूशन। सो स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस हैव टू बी टेकन विद देयर यूज। सिर्फ इतना ही नहीं कि हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को जब यूज करें तो प्रिकॉशनरी मेजर लें, इन द सेंस कि कम यूज़ करें, एक्सेसिव यूज़ ना करें। इसके अलावा भी जब हम इरिगेशन और रेन वाटर से इरिगेशन हो रहा है, इसके अलावा भी जब हम आर्टिफिशियल इरिगेशन कर रहे हैं या रेन्स हो रही हैं, उससे पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हमारा ये जो भी रन ऑफ जनरेट हो रहा है उसको एक जगह पे कलेक्ट किया जाए एंड देन उसको प्रोसेस करने के बाद रिवर्स और पॉन्ड्स में रिलीज किया जाए, राइट। सो दैट ये जो भी पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के हार्मफुल केमिकल्स होंगे वो रिवर्स और स्ट्रीम्स में ना जा पाए, राइट। देन देयर इज एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट यानी कि ऐसा वेस्ट जो कि एनिमल्स जनरेट करते हैं। अब तुमको पता है कि एग्रीकल्चर एनिमल्स वगैरह के बिना अधूरा है ना। एग्रीकल्चर में एनिमल्स बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, राइट। जो पूरे हार्वेस्टर्स होते हैं, जो हल जोतने के लिए जो एनिमल्स को यूज़ किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है एनिमल्स भी कुछ ना कुछ वेस्ट जनरेट करेंगे, right? So that is included in animal waste. This includes cow dung and other fecal matter which is used in making manure. अच्छा, ये जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेट होता है ना, उसको अगेन हम मन्योर बनाने के लिए कंपोस्टिंग पिट्स में डाल सकते हैं और उनका रीयूज कर सकते हैं। सो दैट इंक्लूड्स एनिमल डंग या एनिमल वेस्ट एज वेल। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, डोमेस्टिक वेस्ट में जो किचन वेस्ट होता है उसका हम रीयूज कर सकते हैं एज मन्योर, एंड देन एग्रीकल्चरल वेस्ट में जो एनिमल वेस्ट होता है उसको भी हम मन्योर के तौर पर यूज कर सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट वी हैव म्युनिसिपल वेस्ट। म्युनिसिपल वेस्ट में क्या क्या आता है?
हाउसहोल्ड डिस्चार्ज ऑफ एक्सक्रीटा जैसे फीकल मैटर फ्रॉम टॉयलेट्स एंड किचन वॉशिंग्स, मतलब कोई भी ऐसा वेस्ट जो कि ड्रेन्स के थ्रू कलेक्ट होगा एक जगह पे, उसको हम हाउसहोल्ड डिस्चार्ज में इंक्लूड करते हैं. देन देयर इज डिस्चार्ज फ्रॉम अदर टाउनशिप एरियाज जैसे कि पब्लिक टॉयलेट्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, ऑफिसेज हो गए. इन सब में से पानी, गंदा पानी या फिर और भी वेस्ट डिस्चार्ज होते हैं ना, कलेक्ट होते हैं. ठीक है, तो जितना भी ये गंदा पानी होता है जो कि अलग अलग टाउनशिप एरियाज में से निकलता है, उसको हम मिलाकर क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सीवेज. All this waste is carried away through sewers and is called as sewage. अब सीवेज में भी दो हिस्से होते हैं, एक ऑर्गेनिक पार्ट होता है जो कि डिग्रेड हो सकता है और दूसरा होता है हजार्डस टॉक्सिक नॉन ऑर्गेनिक पार्ट. Right? So the degradable part capable of being broken down chemically into non-toxic part, एक पार्ट हो गया, और दूसरा है द नॉन डिग्रेडेबल पार्ट विच कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन टॉक्सिक पार्ट्स एंड एक्ट्स एज द सोर्स ऑफ पोल्यूशन. ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो दो पार्ट्स है ना, उनका मैनेजमेंट, उनका जो एफिशिएंट डिस्पोजल है वो भी अलग अलग तरीके से किया जाएगा ताकि इनको कम से कम हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जा सके एंड देन सब्सिक्वेंटली ये एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ना कॉज करे. तो इसके लिए जो डिग्रेडेबल पार्ट है ना, आराम से हम उसको डिग्रेड करके मन्योर बना सकते हैं. तो उनको क्या किया जाता है, सेप्टिक टैंक्स में डाला जाता है और फिर सेप्टिक टैंक्स में ही ये डिग्रेड किए जाते हैं. द सेप्टिक टैंक्स आर यूज्ड टू डिग्रेड द डिग्रेडेबल पार्ट. द नॉन डिग्रेडेबल पार्ट इज डम्प्ड और बेरिड एट सेफ प्लेसेस. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. देखो, एक तरीका तो यही है मैनेजमेंट का कि अगर डिग्रेडेबल पार्ट है तो हमने उसके लिए एक टैंकर लिया, सेप्टिक टैंक लिया, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कराई, उसका कल्चर कराया और फिर डिग्रेडेबल पार्ट या डिग्रेडेबल यूनिट जो है इस पर्टिकुलर सीवेज का उसमें डाल दिया. होगा क्या, ऑर्गेनिक वेस्ट है तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया, फंजाई उस पर एक्ट करेगा, उसको डिकम्पोज कर देगा. Right, and then we can use it, we can reuse it somewhere else in the agricultural fields also we can use. अगर हम उसकी बायोगैस प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो हम उसको कुकिंग वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. जबकि जो नॉन डिग्रेडेबल पार्ट है, क्योंकि वो डिग्रेड नहीं होगा, हमें पता है उसको सेप्टिक टैंक में हम डालेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है. राइट, तो उसको या तो हम डंप करेंगे किसी जगह पे, राइट, या फिर हम उसको बेरी कर देंगे एट अ सेफ प्लेस जहाँ पर वो आसपास की हैबिटेबल लाइफ को अफेक्ट ना करे. राइट, सो दैट वाज अबाउट द म्यूनिसिपल वेस्ट. नेक्स्ट वी हैव ई वेस्ट. ई वेस्ट, लाइक आई सेड, इज द अब्रीविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. तो इसमें सारे के सारे डिस्कार्डेड अप्लायंसेज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी आ जाते हैं, जैसे कि ओल्ड कंप्यूटर्स हो गए, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर्स, रेडियोज, मोबाइल फोन्स, बैटरीज, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लेड एसिड बैटरी, ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का हिस्सा है. अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में क्या है कि इसमें एक तो होता है नॉन यूजेबल पार्ट. कुछ मेटल्स होते हैं जिनको हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ ऐसे मेटल से भी बने हैं जिनको अगर हम प्रोसेस करके एक्सट्रैक्ट कर लें तो हम इसको वापस से यूज कर सकते हैं. सो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में कंटेन हार्मफुल सब्सटेंसेस एज वेल एज सम वैल्यूएबल रीयूजेबल मटेरियल्स. तो ये याद रखना है कि हार्मफुल सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं जिनको हमें डिस्कार्ड करना है, इनको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके हमें डिस्पोज ऑफ कर देना है, विच आर लेड, कैडमियम एंड मर्करी. राइट, वैल्यूएबल मटेरियल्स क्या हैं, अगर हम इनको प्रोसेस करके री एक्सट्रैक्ट कर पाएँ तो हम करेंगे ताकि ये वैल्यूएबल मटेरियल्स हमें वापस से मिल जाए फॉर यूज. राइट, तो इसमें आता है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा. राइट, सो अब इतने टाइप के वेस्ट जो हमने पढ़े, नाउ यू आर गेटिंग टू नो, राइट, कि अलग अलग जगहों से कैसे अलग अलग टाइप के वेस्ट जनरेट होते हैं और अलग अलग टाइप के वेस्ट के लिए ही डिस्पोजल मेथड्स, उनका मैनेजमेंट मेथड्स बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं. राइट, तो अब हम जानते हैं कि वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है. तो ओवरऑल ये कुछ स्टेप्स हैं जो दिए गए हैं. सबसे पहले वेस्ट का कलेक्शन करना. सो लाइक आई सेड, अब जैसे म्यूनिसिपल वेस्ट की हम बात करें तो इसमें तुमको पता है कि नगर निगम की गाड़ियाँ आती हैं, है ना, और वो वेस्ट कलेक्ट करके लेकर जाती हैं. तो सबसे पहले तो कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. हर एक जगह से वेस्ट को कलेक्ट करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और रादर द स्टार्टिंग ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है, कलेक्शन के बाद हमें क्या करना है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है टू प्लेसेस वेयर डिस्पोजल मेथड्स आर गोइंग टू टेक प्लेस.
तो हम ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल्स, बड़ी व्हीकल्स इनफैक्ट यूज करते हैं। देन होता है रिकवरी। रिकवरी इज एक्चुअली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। रिकवरी में हम क्या कर रहे हैं, हम वेस्ट का जो भी वेट है, जो भी वॉल्यूम है, उसको एक्चुअली रिड्यूस कर रहे हैं। हम उसमें से ऐसी चीजों की रिकवरी कर पा रहे हैं जिनको हम वापस से यूज कर सकते हैं टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स, राइट। तो रिकवरी एक्चुअली बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जितना भी वेस्ट अमाउंट बचेगा रिकवरी के बाद, उसकी हम प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग में ही वो मेथड्स आते हैं जिनको हम यूज करते हैं फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट। तो फॉर एग्जांपल एनारोबिक डाइजेस्टर। एनारोबिक डाइजेस्टर मतलब ऐसा डाइजेस्टर होता है जहाँ पे बिना ऑक्सीजन के माइक्रोब्स ग्रो करते हैं और एनारोबिकली वेस्ट को नॉन टॉक्सिक या लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, राइट। एनारोबिक डाइजेस्टर्स एक्चुअली लार्ज जो प्लांट्स होते हैं, वेस्ट डिस्पोजल प्लांट्स होते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाता है, राइट। सो देयर इज एनारोबिक डाइजेस्टर। देन कंपोस्ट, लाइक आई सेड, जो डिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनको हम कंपोस्ट या मन्योर में बदल सकते हैं, सो दैट दे कैन बी यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर, राइट। तो कंपोस्ट बना सकते हैं। इंसेनरेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम बहुत हाई टेम्परेचर पे वेस्ट को बर्न करते हैं। नाउ यू मस्ट हैव सीन दिस इन लैंडफिल्स। लैंडफिल्स जो होते हैं, जो एरियाज होते हैं कूड़ा जमा करने के लिए, वहाँ पर जब कूड़े को डंप किया जाता है उसके थोड़े टाइम बाद उनको जलाया जाता है। हाई टेम्परेचर्स पे दे आर बर्न्ड। तो इंसेनरेशन के भी अलग अलग यूनिट्स होते हैं, अलग अलग प्लांट्स होते हैं जहाँ पे इंसेनरेशन किया जाता है वेस्ट का। बट अगेन जाहिर सी बात है, अगर तुम किसी चीज़ को बर्न करोगे तो हार्मफुल गैसेस, फ्यूम्स वगैरह निकलेंगे, राइट। तो प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि हम डिस्पोज ऑफ तो कर रहे हैं, लेकिन जो उससे हार्मफुल सब्सटेंसेस, हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाए। तो उसका प्रिकॉशन भी बहुत ज़रूरी होता है व्हेन वी आर यूजिंग इंसेनरेशन एज अ मेथड ऑफ डिस्पोजल। उसके बाद आ जाता है सैनिटरी लैंडफिल। सैनिटरी लैंडफिल का मतलब ही यही होता है कि ऐसी जगह जहाँ पर हम डंप कर सकें और यहाँ पर हम मेंटेन करते हैं वेस्ट इन अ फॉर्म दैट कैनॉट बी डिस्पोज्ड एनी फर्दर। तो ऐसी जगहों को हम लैंडफिल बोलते हैं। लैंडफिल में जनरली हम लोग पहले वेस्ट को अक्यूमुलेट होने देते हैं एंड देन एक बड़ा सा पिट खोदकर उसको दबा देते हैं, राइट। ये हाँ इम्पॉर्टेंट होता है कि जब भी हम ये वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स यूज़ करें, जो भी एरिया हो वो टाउन से दूर हो, वहाँ पर आसपास कोई हैबिटेशंस ना हो, क्योंकि अगर हम वेस्ट को उस जगह पे डिस्पोज ऑफ करेंगे जहाँ पे आसपास बहुत आबादी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है ह्यूमंस को, एनिमल्स को, इवन प्लांट्स को हार्म होगा बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन दैट इट क्रिएट्स, राइट। सो वेस्ट डिस्पोजल के समय भी हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने हैं और उसके बाद भी हमें ये देखना है कि वो ऐसे रीजन में डिस्पोज ऑफ हुआ हो जहाँ पे आसपास ह्यूमन सेटलमेंट्स ना हो, राइट। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव? नेक्स्ट इज सेग्रीगेशन। अच्छा देखो, वेस्ट कलेक्ट तो हो जाता है बट उसको सेग्रीगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेग्रीगेशन के बाद ही तो हमें पता चलेगा कि कौन से टाइप के वेस्ट के साथ हमें कौन सा ट्रीटमेंट करना है, राइट। इनफैक्ट तुमने ये देखा होगा, बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने अब तो अलग अलग टाइप के डस्टबिन्स रखना स्टार्ट कर दिया है जिसमें लिखा रहता है कि this particular dustbin is for degradable waste, this particular dustbin is for non degradable waste। then plastics के लिए अक्सर अलग वेस्ट होता है। हॉस्पिटल वेस्ट जो होते हैं जैसे सिरिंज वगैरह हो गया, कॉटन स्वॉब्स वगैरह हो गए, उनके लिए एक अलग डस्टबिन होता है, राइट। सो कलर कोडिंग भी करी गई है डस्टबिन्स में और सेग्रीगेशन भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है for further treatment of these waste, right? So segregation means separating the refuse mainly into 3 categories। कौन सी 3 categories? reusable category, degradable and non degradable parts। तो रीयूजेबल ऑब्वियसली वो वाली कैटेगरी होगी जिसको हम या तो रिसाइकिल कर सकते हैं या फिर हम उसमें से कोई ना कोई यूजफुल चीज़ एक्सट्रैक्ट करके उसको वापस से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी तुमने ई वेस्ट में पढ़ा कि उसमें हम कॉपर है, गोल्ड है या सिल्वर है तो वापस से उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो दैट विल गो। देन पेपर को श्रेड करके एक्चुअली रीयूजेबल वेस्ट में डाला जा सकता है क्योंकि हम इसको रिसाइकिल कर सकते हैं, right? So one dustbin or one segregation category is reusable waste। Next is biodegradable waste।
जिससे हम कंपोस्ट वगैरह बना सकें या फिर ऑर्गेनिक मन्योर बना सकें। तो उन सारी चीज़ों को हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के डस्टबिन में डालते हैं और इसमें इंक्लूड होता है सारा का सारा ऑर्गेनिक वेस्ट, वेस्ट विच हैज़ कम फ्रॉम लिविंग मटीरियल्स जो कि अब डेड हो गए हैं, ठीक है। जैसे लीव्स वगैरह गिर जाती हैं, है ना, तुमने देखा होगा सुबह सुबह झाड़ू वाड़ू लगाते हैं स्वीपर्स जो होते हैं, एंड देन लीफ के पाइल्स कलेक्ट होते हैं। वो लीफ के पाइल्स एक्चुअली डिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है। जो हमारे किचन से वेस्ट निकलता है वो जनरली डिग्रेडेबल वेस्ट होगा, राइट। देन वी कम टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे जो कैंस वगैरह होते हैं, हमने कोल्ड ड्रिंक पी, कैन फेंक दिया, उसको देखना पड़ता है कि हम कहाँ पर फेंक रहे हैं। स्पेसिफिकली लुक फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वाला डस्टबिन एंड देन स्पेसिफिकली उसी में डालो, क्योंकि ये वाले जो वेस्ट होते हैं ये एक्चुअली सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं हैंडल करने में। ये ना तो आसानी से डिग्रेड होंगे, इनफैक्ट इनको हम डिस्पोज ऑफ भी करेंगे तो बार बार अक्यूमुलेट होते रहेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे, है ना। तो इनके लिए डिस्पोजल मेथड्स बहुत अलग होते हैं एंड इट बिकम्स सब्सिक्वेंटली इम्पॉर्टेंट कि एटलीस्ट इनको सेग्रीगेट किया जाए ताकि इनको अच्छे से हैंडल करना आए, राइट। सो देयर इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। पहला जो मेथड है वो होता है डंपिंग, जो कि हमें सबसे आसान लगता है। हम अपने डस्टबिन लेते हैं, उसमें वेस्ट भरते हैं और फिर जाकर एक साइट होती है जहाँ, जिसको हम बोलते हैं कूड़ा घर, उसमें जाकर डंप कर देते हैं। बट अगेन ये जो कूड़ा घर बनाया जाता है ना, इसको भी बहुत देख के बनाया जाता है कि ये ऐसे एरिया में हो जहाँ पर आसपास ह्यूमन सेटलमेंट्स ना हो, ऐसे एरिया में हो जहाँ पर हम आसानी से वेस्ट को बर्न कर सकें, राइट। सो डंपिंग इज द नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी पुट एट सर्टेन प्लेसेस इन स्पेशली डग अप पिट्स अवे फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशंस। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दे शुड बी अवे फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशंस। लेकिन अब तो हम ज़रूर ये देखा ही होगा तुमने कि अब तो कूड़े खाने जो हैं वो बीच में भी टाउन्स के होने लगे हैं। दैट्स बिकॉज वेस्ट इतना ज़्यादा अक्यूमुलेट कर रहा है, राइट। सो व्हाट हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड इज कि डंपिंग के टाइम पे ह्यूमन हैबिटेशन से दूर की जगह सिलेक्ट की जाए। नेक्स्ट वी हैव कंपोस्टिंग। जो डिग्रेडेबल वेस्ट होगा उसका हम कंपोस्ट बनाएंगे। कंपोस्टिंग मीन्स पुटिंग द वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर टू डीके सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर फर्टिलाइजिंग द एग्रीकल्चरल लैंड। अब कंपोस्टिंग के लिए हम जनरली जो मेथड यूज करते हैं, जो स्टेप्स यूज करते हैं, वो यहाँ पर दिए हुए हैं। क्या मेथड है? सबसे पहले हम एक बड़ा सा गड्ढा खोदेंगे, डिग अ ट्रेंच। अप्रॉक्सीमेटली उसके मेजरमेंट्स दिए हैं 5 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। तो हमने बड़ा सा गड्ढा खोदना है। उसके बाद पुट 30 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ रेफ्यूज एंड वेस्ट। जो डिग्रेडेबल वेस्ट है हमारा, किचन वेस्ट हो गया, एनिमल डंग हो गया, अदर ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, उसकी हमें एक लेयर बनानी है अप्रॉक्सीमेटली कितनी, 30 सेंटीमीटर थिक। उसके बाद उस लेयर को हमको हल्का सा पानी छिड़कना है ताकि वो वेट हो सके, राइट। सो फुली वेट द लेयर विद वाटरी मिक्स ऑफ। अब क्या क्या है वाटरी मिक्स में? वाटर में हम काउडंग डालेंगे और मड डालेंगे। काउडंग भी ऑर्गेनिक मैटर है, राइट। तो बेसिकली वो हेल्प करेगा इन द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन। नेक्स्ट, पुट सेकेंड लेयर ऑफ मिक्स्ड रिफ्यूज टिल हीप इज 1/2 मीटर अबव ग्राउंड लेवल। उसके बाद हम फिर से एक लेयर बनाएंगे अपने डिग्रेडेबल वेस्ट की। आफ्टर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के बाद हमें क्या करना है? रीअरेंज द मटेरियल, बेसिकली उसको मूव करना है और हीप्स बनाने हैं, कॉनिकल हीप्स बनाने हैं ट्रेंच में, एंड देन वी हैव टू कवर इट बाय सॉइल। 2 और महीना रुकना है एंड फाइनली आवर कंपोस्ट विल बी रेडी फॉर यूज। इस कंपोस्ट को हम एग्रीकल्चरल फील्ड्स में डाल सकते हैं एंड बेसिकली इस कंपोस्ट में ह्यूमस होता है, डार्क ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो सॉइल का टेक्सचर, उसकी पोरोसिटी, उसका पर्कुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है और उसका ओवरऑल फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, राइट। सो दिस मैन्योर, दिस कंपोस्ट कैन बी यूज्ड इन दी एग्रीकल्चरल फील्ड्स एंड इससे हम एक्चुअली स्लज भी बना सकते हैं और उसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं इन एज मैन्योर ओनली। थोड़ा हल्का लिक्विडिश पार्ट होता है वो, ठीक है। सो देयर कैन बी यूसेज ऑफ कंपोस्ट इन दी एग्रीकल्चरल फील्ड्स। नेक्स्ट वी हैव ड्रेनेज। अच्छा, अब जो लिक्विड वेस्ट होते हैं वो ड्रेन्स के थ्रू कलेक्ट तो हो जाते हैं, बट क्या इनको हम डायरेक्टली वाटर बॉडीज में डाल सकते हैं? नहीं। इन दैट केस दे विल कॉज वाटर पोल्यूशन। जो हैबिटेबल लाइफ होगी वाटर बॉडीज की वो अफेक्ट होगी, फिशेज वगैरह मर जाएंगे। तो इसको हमें पानी में डालने से पहले ऑब्वियसली जो ड्रेनेज प्लांट्स होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, उनमें ट्रीट
करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है। अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ड्रेन्स इज रिक्वायर्ड टू कैरी अवे ऑल काइंड्स ऑफ फ्लूइड वेस्ट अदर देन सीवेज, ठीक है। If not done so, watery fluids would accumulate in pits and puddles and will become the breeding place for mosquitoes and other harmful insects. तो सीवेज का तो हमें पता है कि सीवर्स होते हैं और वो उसको कलेक्ट करते हैं और सीवेज प्लांट्स पर लेकर जाते हैं जहाँ पे उनकी प्रोसेसिंग होती है। इसके अलावा जितना भी और पानी होता है उसको भी नालियों में कलेक्ट करके और एक जगह पे कलेक्ट करना और प्रोसेसिंग करना इम्पॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इन नालियों में और अलग अलग पडल्स में जगह जगह पानी इकट्ठा होने देंगे तो यू ऑलरेडी नो कि स्टैंडिंग वाटर में जो मस्कीटोज होते हैं वो अपने अंडे देते हैं, है ना। तो इट बिकम्स ब्रीडिंग प्लेसेस फॉर मस्कीटोज एंड यू मस्ट बी नोइंग कि मस्कीटोज कितने सारे डिजीजेस कॉज करते हैं इनडायरेक्टली, मतलब वेक्टर बनते हैं ऑफ मलेरिया, ऑफ एडी, सो मेनी अदर डिजीज, राइट। सो इफ यू डोंट वांट दैट, ऑब्वियसली यू विल नॉट वांट कि आसपास हमारे घर में पडल्स में पानी जनरेट हो, पानी रुक जाए, राइट। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए ताकि इवन अगर बहुत ज़्यादा बारिश भी हो जाए तो विद इन एन आवर सारा का सारा पानी उन ड्रेन से होता हुआ एक जगह पे जाके कलेक्ट करा जाए जहाँ से वो प्रोसेस होके वापस से रिवर्स एंड वाटर बॉडीज में रिलीज किया जाए, राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव द ट्रीटमेंट ऑफ इफ्लुएंस बिफोर डिस्चार्ज। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऑफ द लिक्विड वेस्ट जिसको हम ट्रीट करेंगे इन स्पेसिफिक प्लांट्स। अब ये जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे ग्रीन प्लांट्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रॉपर इंडस्ट्रियल फैक्टोरियल प्लांट्स हैं जिसमें अलग अलग यूनिट्स होते हैं जहाँ पर ट्रीटमेंट होता है ऑफ द डिस्चार्ज, राइट। तो इसमें जो ट्रीटमेंट है वो 3 लेवल्स पे है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, सेडिमेंटेशन टैंक्स होते हैं। अब सेडिमेंटेशन के बारे में तुमने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, इफ यू रिमेंबर, सेपरेशन जब करना होता है हमें किसी लिक्विड में से किसी सॉलिड को, तो हम सेडिमेंटेशन का यूज करते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक्स में बेसिकली क्या होता है, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जहां पर हम जब पानी जो गंदा पानी होता है उसको डालते हैं तो जो लिक्विड पार्ट होता है पानी का अलॉन्ग विद द डिसॉल्व सब्सटेंसेस वो ऊपर के साइड आ जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी ऑब्वियसली कम होती है, और जो सॉलिड होता है, जो डेब्रिस होता है, वो नीचे के साइड कलेक्ट हो जाता है, वो नीचे के साइड जाकर सेटल हो जाता है बिकॉज इट इज ऑब्वियसली ग्रेटर इन डेंसिटी। एंड इस तरीके से हमको 2 पार्ट्स मिल जाते हैं। अब देखो, जब हम ये करेंगे तो हमारे पास सॉलिड डेब्रिस जो होगा उसको हम निकाल लेंगे और रिमूव कर देंगे फ्रॉम द अबव वाटर, ठीक है। अब ये जो ऊपर का पानी है इसमें या तो डिसॉल्व सब्सटेंसेस हैं या फिर कुछ ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस भी हैं जो इतने लाइट हैं कि यहाँ पर सेटल नहीं हो रहा है। तो अब उसके साथ क्या किया जाए, उसको हम प्रेजेंट करते हैं विद सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सॉरी, दिस इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स। अब ये जो पानी है इसको हम ऊपर से निकाल के ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स में डालेंगे। नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स मतलब ऐसा पॉन्ड जहां पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, राइट। ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज पार्ट ऑफ डिग्रेडेशन प्रोसेस। तो बेसिकली बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ये सब जो है इस पानी पर एक्ट करेंगी और इसमें जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उसको ऑक्सीडाइज कर देंगी इनटू लेस टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, राइट। So that is what happens in oxidation ponds. Oxidation ponds में fungi, बैक्टीरिया और एल्गी अपना जादू दिखाएंगे, डिग्रेडेशन करेंगे ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, राइट। अब जब ऑर्गेनिक मैटर का डिग्रेडेशन होता है तो अभी तुमने पढ़ा कि हम मन्योर भी बना सकते हैं, राइट, कंपोस्ट भी बना सकते हैं जो कि थोड़ा सॉलिड होता है। यहाँ पर क्या बनेगा, क्योंकि हम पानी से निकाल रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर को, तो सेमी सॉलिड सा बनेगा, सेमी लिक्विड सा बनेगा, तुम कह सकते हो, उसको हम बोलेंगे स्लज, ठीक है। तो हम उसको जितना हो सके उसमें से मॉइस्चर रिमूव करेंगे एंड जब वो अच्छा खासा सॉलिड पार्ट हो जाएगा तो हम उसको मन्योर की तरह यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव रिमूवल ऑफ, अच्छा देन वी हैव द टर्शियरी ट्रीटमेंट। अब होगा टर्शियरी ट्रीटमेंट। टर्शियरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, वी विल रिमूव द डिसॉल्व्ड केमिकल्स, मेटल्स एंड पैथोजेंस। अब पानी देखो बन रहा है और उसमें कुछ डिसॉल्व्ड मटेरियल्स होंगे जिनको हम कुछ ना कुछ केमिकल ट्रीटमेंट से
रिमूव करना स्टार्ट करेंगे। लास्ट वी हैव डिसइंफेक्शन, जिसमें हम क्लोरीन वगैरह यूज करते हैं टू डिसइंफेक्ट द वाटर बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। तो ये सारी बातें हो गई अबाउट इफ्लुएंस, उनको डिस्चार्ज से पहले हम कैसे प्रोसेसिंग करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन, लाइक आई सेड, इसमें क्या होता है कि हम वेस्ट को बहुत हाई टेम्परेचर पर बर्न कर देते हैं। फायदा क्या मिलता है इंसिनरेशन का, कि हम वेट को और वॉल्यूम का जो वेस्ट होता है वो रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। सो इंसिनरेशन इज द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बाय बर्निंग। तो हम बेसिकली बर्न करके भी वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं या वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। इंसिनरेशन सर्व्स थ्री मेन पर्पसेस। क्या पर्पस है? वॉल्यूम ऑफ वेस्ट इज रिड्यूस्ड, इट रिड्यूसेस द वेट ऑफ द वेस्ट, जो कि हमारे लिए एक्चुअली बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ऑलरेडी यू नो कि वेट और वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है वेस्ट का एक्यूमुलेशन के बाद, तो हम काफी हद तक उसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय बर्निंग। रेंडर्स द टॉक्सिक वेस्ट इनटू लेस टॉक्सिक और इवन नॉन टॉक्सिक वेस्ट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो टॉक्सिक होती हैं वेस्ट के अंदर, उनको बर्न करके या तो हम पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं, नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेस में बदल सकते हैं, या फिर लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में भी बदल सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम देयर विल बी सर्टेन डिसएडवांटेजेस आल्सो ऑफ बर्निंग, है ना। तो इम्पैक्ट क्या होता है इंसिनरेशन का? इट रिलीजेस फ्यूम्स एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, जैसे कि बहुत सारे ऐसे गैसेस होते हैं जो रिलीज होते हैं, फ्यूम्स रिलीज होते हैं, धुआं बढ़ता है, एज वेल एज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इंक्रीज करता है, राइट। जो फ्लाई ऐश होती है वो इंक्रीज करती है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें ये वाला जो मेथड है वो उसको भी प्रिकॉशन के साथ करना पड़ेगा। अब तो इंसिनरेशन यूनिट्स बनाए जाने लगे हैं, जहां पर वेस्ट डंप किया जाता है, उसको बर्न किया जाता है। एट द सेम टाइम जो फ्यूम्स, जो ऐश वगैरह या जो भी हार्मफुल गैसेस निकल रही होती हैं, उनको भी क्लीन करा जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रेसिपिटेटर्स, विद द हेल्प ऑफ क्लीनर्स, सो दैट जब वो उनको एयर में रिलीज किया जाए तो दे आर फ्री फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंसेस, राइट। तो ये हो गए इंसिनरेशन की बात। देन वी कम टू स्क्रबर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। जैसे कि आई वाज टेलिंग यू कि अगर हमको गैसियस पॉल्यूटेंट्स निकालने हैं गैस में से, इससे पहले कि वो रिलीज करी जाए इनटू द एटमॉस्फेयर, तो हम कुछ टेक्निक्स यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्क्रबर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। स्क्रबर्स क्या होते हैं? स्क्रबर्स आर डिवाइसेस टू रिमूव गैसेस एंड पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स। पार्टिकुलेट मैटर ऐसा मैटर होता है जो कि एयर में इधर उधर घूमता रहता है। वो इतना छोटा होता है कि सेटल नहीं करेगा, लेकिन एयर में घूमता रहेगा, राइट। तो इनफैक्ट ये बहुत ज्यादा मैनेज करना भी इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, हजार्डस होता है हेल्थ के लिए, क्योंकि जब हम ब्रीथ करते हैं तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा सकता है एंड इट कैन कॉज डिजीजेस, इट कैन कॉज हार्म, राइट। तो उसको रिमूव करने के लिए एयर को पास किया जाता है थ्रू अ ड्राई और वेट पैकिंग मटेरियल। तो बेसिकली स्क्रबर जो होता है उसके अंदर एक पैकिंग मटेरियल भरा हुआ होता है। जब एयर इस स्क्रबर में से पास करती है तो उस एयर में जो भी पार्टिकुलेट मैटर होता है, जो भी पॉइजनस गैसेस होती हैं, वो बदल जाती हैं, या तो फिर एफिनिटी रखती है फॉर द वेटनेस फॉर द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द पैकिंग मटेरियल, और उससे जाकर चिपक जाती है। एज अ रिजल्ट जो गैस फाइनली पास आउट होती है थ्रू द स्क्रबर, वो क्लीन हो जाती है, राइट। सो इट डिसॉल्व्स द गैसियस पॉल्यूटेंट्स एंड मेक्स द पासिंग एयर डस्ट फ्री एज वेल एज क्लीन, राइट। इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो भी यही काम करता है, बट उसका प्रिंसिपल जो होता है वो अलग होता है। इसमें हम प्रेसिपिटेटर में दो चार्ज्ड प्लेट्स यूज करते हैं। एक ऑब्वियसली नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है, एनोड एंड कैथोड, राइट। अब जब हम वेस्ट गैस को या जो भी पॉइजनस गैस होती है या गैस अलोंग विद द पॉइजनस सब्सटेंसेस टू बी मोर स्पेसिफिक, उसको जब हम यहाँ से पास करते हैं तो ये जो डस्ट, पार्टिकुलेट मैटर, जो भी ये पॉइजनस टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, पार्टिकुलेट जो होते हैं, दे जनरली हैव सम काइंड ऑफ चार्ज, राइट। So the electrostatic precipitator, dirty air containing particulates is passed through a chamber containing electrically charged plates. Now the particles may be naturally electrically charged. या तो ये positive हो सकते हैं या तो ये negative हो सकते हैं. As they pass through the charged plates of the precipitator, they get collected on the plates carrying opposite charges. अब तुमको पता है negative
पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है। तो हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, जब इसमें से गैस पास होती है तो उस पर्टिकुलर मैटर में जो भी चार्ज होता है उसके अकॉर्डिंग वो किसी ना किसी प्लेट से अट्रैक्ट होगा। अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव वाली प्लेट से अट्रैक्ट होगा, उसमें जाके चिपक जाएगा। अगर उसमें नेगेटिव चार्ज है तो अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो वो जाकर नेगेटिव वाली प्लेट से अट्रैक्ट होकर उसमें चिपक जाएगा, जैसे कि तुम यहाँ पर देख भी सकते हो। ठीक है, तो या तो हम इस तरीके से जो ऑलरेडी चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, या फिर हम पार्टिकुलेट्स को पहले चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, उनको पॉजिटिव चार्ज दे दिया और जब फिर गैस को मूव कराया बिटवीन द टू प्लेट्स, तो क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो वो जाकर नेगेटिव चार्ज प्लेट पर चिपक गया, राइट, एंड क्लीन एयर आगे जाकर पास हो गई एंड इट इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो इस प्रिंसिपल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर वर्क करता है, राइट। ऑब्वियस सी बात है, जितने भी ऐसे यूनिट्स होंगे ना जहां पर हम क्लीनिंग कर रहे हैं सब्सटेंसेस की या कोई भी टाइप के वेस्ट की, उसका डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, और अगर उसमें गैशियस सब्सटेंसेस रिलीज हो रहे हैं, गैशियस फ्यूम्स रिलीज हो रहे हैं, तो हमें ये प्रेसिपिटेटर्स, हमें ये स्क्रबर्स जरूर इंस्टॉल करने चाहिए ताकि हम गैसेस को भी प्योर कर सके, क्लीन कर सके। नेक्स्ट इज वेस्ट मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ द 3 R's। ये जो 3 R's वाला वेस्ट मैनेजमेंट है ना, ये हम अपने लेवल पर भी कर सकते हैं। द 3 R's एक्चुअली स्टैंड फॉर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। इन तीनों का मतलब क्या है? रिड्यूस का क्या मतलब है कि हम अपना जो भी यूसेज है वो कम करें। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अक्सर हमने देखा होगा कि जो टूथपेस्ट का पाउच होता है, हम उसको पूरा खत्म नहीं करते, हम उसको फेंक देते हैं और दूसरा ले आते हैं। ठीक है, तो वेस्ट जनरेशन इंक्रीज ही तो कर रहा है, उसको पूरा खत्म करना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या बोला जाता है कि हम नीचे से उसको स्क्वीज करना स्टार्ट करें एंड देन एज वी मूव अप हमें मिलता रहे पेस्ट, राइट। तो इस तरीके से हम इंश्योर कर सकते हैं कि उसमें उसकी हम पूरी तरीके से यूसेज करें और इन टर्न रिड्यूस करें द अमाउंट दैट वी आर यूजिंग पर ईयर, राइट। तो वेस्ट जनरेशन भी कम होगा, राइट। तो सबसे पहला है रिड्यूस, जो कि हम अपने घरों में आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आता है रीयूज। अब तुमको पता है कि प्लास्टिक्स को रिसाइकिल वगैरह करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट है, तो अगर हमारे घर में कोई भी प्लास्टिक की चीज आई है, टूट वगैरह गई है, या फिर अब हम उसको उस तरीके से वापस से यूज नहीं कर रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्लास्टिक को किसी और तरीके से यूज कर सकें, राइट। जैसे जो प्लास्टिक बॉटल्स आती हैं उनके अंदर हम प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, उनको बड़े अट्रैक्टिव पॉट्स के तौर पर हम एक्चुअली अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर उनको बदल सकते हैं एंड देन वी कैन यूज देम। तो इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो प्राइमरी यूज हम कर चुके होते हैं, सेकेंडरी यूज के लिए यूज करी जा सकती हैं, उनको वापस से किसी और चीज के लिए यूज किया जा सकता है। तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ रीयूज। बात करते हैं रिसाइकिल की। रिसाइकिल मतलब किसी भी चीज को वापस से किसी फैक्ट्री में भेजना और उसको रिसाइकिल करके रीयूज कर लेना इन द टर्म्स ऑफ प्राइमरी यूज ओनली। अब जैसे पेपर हो गया, इसको हम शेड करके हम रिसाइकिल फैक्ट्रीज में भेजते हैं और वहां से ये रिसाइकिल करके एक नया पेपर बन जाता है। उस पेपर में जो है ऑब्वियसली थोड़ा डार्किश सा कलर देखोगे, तुमने नोटबुक्स देखी होगी जो रिसाइकिल पेपर की बनती हुई है, तो वो थोड़ी थोड़ी डार्क होती जाती है, बट अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम वेस्ट को रिड्यूस भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो सेविंग प्लांट्स, राइट। तो ऐसी चीजें जो आराम से रिसाइकिल हो सकती हैं उनको भी कलेक्ट करके हमें रिसाइकिल फैक्ट्रीज में जरूर भेजना चाहिए, सो दैट हमारा वेस्ट भी कम हो और हमारी रिसोर्सेज भी सस्टेनेबली यूटिलाइज हो, राइट। So the 3 are most commonly referred to sustainability principles of reduce, reuse and recycle. These guidelines aim to minimize the waste by conserving resources and lessening environmental impact. कैसे कैसे? Using less, finding new ways to use the items and reprocessing old materials into new ones. तो इसी का मतलब है the 3 R's. इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तुमसे पूछ लिया जाएगा 3R का क्या मतलब है, राइट। तो याद रखना, the 3R stand for reduce, reuse and recycle. Let's move on to some sample questions also. तो पहला क्वेश्चन देखो, agricultural waste does not include, agricultural waste में क्या नहीं आता है? माइन टेलिंग। देखो पहला ही ऑप्शन एक्चुअली सही है क्योंकि माइन टेलिंग तो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, माइनिंग से जो वेस्ट निकलता है। सो द फर्स्ट ऑप्शन हियर सीम्स टू बी करेक्ट, बट बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। बगैस, हस्क,
एंड एनिमल डंग, ये सारा का सारा एग्रीकल्चरल वेस्ट बनता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग वेस्ट एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड, व्हाट इज इट कॉल्ड? कंपोस्टिंग, इंसेनरेशन, लैंडफिलिंग या फिर एनारोबिक डाइजेशन? इट इज नोन एज इंसेनरेशन। ये अभी जस्ट हमने पढ़ा है। नेक्स्ट, which of these is not included in the 3 R's? So like I said, ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं। रिड्यूस, रीयूज, रेफ्यूज या रिसाइकिल? देखो 3 R's में इंक्लूड होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेफ्यूज, जो कि 3 R's में इंक्लूडेड नहीं। नेक्स्ट, which of the following is an example of a biodegradable waste? मतलब ऐसा वेस्ट जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू डिग्रेड किया जा सकता है, ब्रेक किया जाता है इनटू सिंपल फॉर्म। प्लास्टिक बैग ऑब्वियसली नॉट, इसको डिग्रेड करना बड़ा मुश्किल है, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लग जाते हैं। ग्लास बॉटल को भी डिग्रेड करना मुश्किल है। फ्रूट पील, जो वेजिटेबल पील्स होते हैं वो आसानी से डिग्रेड किए जा सकते हैं, इसीलिए हम किचन वेस्ट को कंपोस्ट पिट में डालते हैं ताकि उनको डिग्रेड करके मन्योर बना सकें। तो फ्रूट पील इसका सही आंसर होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर ऑल्सो नॉट डिग्रेडेबल। So with this we come to the end of this concept video. I hope you liked it. इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए डू फॉलो अस एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू।